सो गाइस, आज अपन बात करेंगे वाष्प दाब के बारे में। किसके बारे में? वाष्प दाब के बारे में। द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब पढ़ेंगे। देखो, मैं आपको एक प्रोसेस के थ्रू ये समझाता हूं। द्रव्य विलयनों का या द्रवों का वाष्प दाब। देखो, वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में एक प्रोसेस से समझते हैं, जिससे क्या होता है अपना समझना एकदम इजी हो जाता है। देखो कैसे। सबसे पहले आप एक बात करते हो कि आपके पास में एक खुला पात्र है, ठीक। उस खुला पात्र में आपने खुले तंत्र में एक द्रव ले रखा है। ये द्रव जब आप इस खुले पात्र में ले लेते हो तो आप क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि जो द्रव है वो गैस अवस्था में बदलता है, यानी कि वाष्प अवस्था में, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है खुले पात्र में लेने से। और ये वाष्पीकरण की क्रिया जो होने से ये वाष्प जो होगी, जो द्रव से जो वाष्प बनी है, ये वातावरण में विलीन होती जाएगी। और ये क्रिया जो है वो लगातार चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी, क्योंकि पात्र क्या है? खुला है। वाष्प द्रव वाष्प अवस्था में बदला, वाष्प बनी, उड़ गई, वाष्प बनी उड़ गई, वाष्प हुई, वाष्पीकृत हुआ द्रव और बाहर चला गया, वाष्पीकृत हुआ और बाहर चला गया। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि पूरा द्रव इसमें समाप्त ना हो। यानी कि जो प्रोसेस है फिजिकली, ये जो फिजिकल प्रोसेस है द्रव का वाष्प में बदलना, ये एक डायरेक्शन में ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आप यही प्रोसेस, यानी वाष्पीकरण की ये जो क्रिया है, यानी द्रव का जो वाष्प में बदलना, जिसको हमने क्या नाम दिया है? वाष्पीकरण कहा है। ये वाष्पीकरण की क्रिया अगर आप बंद पात्र में करवाए तो देखो क्या होता है। देखना जरा कि आपके पास में आपने ले लेना है एक ये द्रव, और इस द्रव को आपको अब ले लेना है किसी बंद पात्र में, ठीक। बंद पात्र में लेने से आप कहोगे कि क्या अब वाष्पीकरण नहीं होगा? होगा। अभी भी वाष्पीकरण तो द्रव का होना है। तो द्रव की जो वाष्प बनेगी वो वाष्प कहां, क्या वातावरण में विलीन हो पाएगी क्या? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि पात्र कैसा है? बंद है। अब बंद पात्र होने की वजह से, बंद पात्र होने की वजह से क्या होगा कि जो वाष्प के अणु हैं वो क्या होंगे? इस द्रव के ऊपर जो ये खाली जगह है यहीं पे इकट्ठे होने लगेंगे, यहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे। और जैसे जैसे यहाँ एकत्रित होने लगेंगे द्रव का वाष्पीकरण होने लगेगा। और ये स्थान तो आपको पता है सीमित है, मतलब एक निश्चित ही स्थान है। इस निश्चित स्थान में द्रव वाष्प में बदल रहा है, और द्रव वाष्प में बदल रहा है, और वाष्प के अणु यहाँ इस ऊपर जो द्रव की सतह के ऊपर खाली जगह है यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। लेकिन ये क्या इस तरह क्या अनवरत लगातार चलता रहेगा क्या? देखो, इसमें तो ऊपर जो द्रव की सतह के ऊपर जो स्थान है वो सीमित नहीं है, क्योंकि बंद पात्र नहीं है, पात्र खुला है, वातावरण में खुला पड़ा है, खूब फैल रहे हैं वाष्प के अणु, बाहर जाने के लिए खूब जगह है। लेकिन यहाँ पे तो बाहर द्रव को छोड़ करके जैसे वाष्प के अणु बाहर आते हैं तो जो द्रव की सतह के ऊपर जगह है वो तो निश्चित है। और जब वो निश्चित है तो वाष्प के अणु जो होंगे वो उस निश्चित अणु में, इस निश्चित जगह पर व्यवस्थित होने के बाद में, अब जब वाष्पीकरण की क्रिया और चालू रहेगी, और जैसे चालू रहेगी तो बताओ क्या अब वाष्प के अणु यहां जब कोई स्थान नहीं होगा उपलब्ध तो क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर होगा क्या? फिर यह होगा कि जो पहले से वाष्प के अणु हैं वो वापस द्रव के सतह पर आकर के द्रव में बदलने लगेंगे, यानी कि द्रव में बदलने लगेंगे। द्रव में जैसे ही परिवर्तित होंगे तो क्या होगा कि यहां द्रव के द्वारा पुनः द्रव वाष्प के द्वारा, वाष्प के अणु के द्वारा पुनः द्रव में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, जिस प्रक्रिया को हम बोलेंगे संघनन, कंडेंसेशन। तो यहां पे दो प्रोसेस चालू हो जाएगी। जैसे ही सीमित स्थान था द्रव की सतह के ऊपर, वो वाष्प के अणुओं के द्वारा जब पूर्णतया घेर लिया जाएगा तो वाष्प के अणु पुनः द्रव की सतह में आकर के द्रव अवस्था में बदलने लगेंगे वाष्प के अणु। इस वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है।
तो भाई यहाँ पे दो प्रोसेस होगी चालू, एक तो वाष्पीकरण की क्रिया और एक पहले से जो वाष्प के अणु वाष्पित हो रखे हैं वो संघनित होने लगेंगे, यानी द्रव की अवस्था में आना शुरू हो जाएंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वाष्पीकरण की क्रिया जितनी तेजी से हो रही है उतनी ही तेजी से संघनन की क्रिया भी चालू हो जाएगी। मतलब जिस रेट से, जिस स्पीड से द्रव के अणु वाष्प में बदल रहे हैं उसी स्पीड से वाष्प के अणु किस में बदलने लगेंगे, द्रव में बदलने लगेंगे। यानी यूं कह सकते हो आप कि संघनन की दर वाष्पन की दर के बराबर हो जाएगी। और जब संघनन की दर वाष्पन की दर के बराबर हो जाए तो उस स्थिति को आप बोलते हो साम्य अवस्था। क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। तो आप यूं कह सकते हो कि जब संघनन की दर बराबर हो जाए वाष्पन की दर के बराबर, उस अवस्था को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। अब ये साम्य अवस्था जो होगी वो एक निश्चित ताप पर हो रहा है, यानी इस कंडीशन में जो ताप है वो एक नियत ताप होगा। तो निश्चित ताप पर जब संघनन की दर वाष्पन की दर के बराबर हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था पर आपको पता है कि वाष्प के अणु लगातार द्रव में बदल रहे हैं, द्रव में बदल रहे हैं। तो जब द्रव में आएंगे, वाष्प से वापस द्रव अवस्था में आएंगे तो द्रव की सतह पर एक दाब लगेगा। किसके द्वारा, वाष्प के अणुओं के द्वारा। वाह क्या बात है, वाष्प के अणु के द्वारा जब ये वापस अपने घर को लौटेंगे कि वाष्प वापस चलते हैं द्रव अवस्था में, तो जैसे ही द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेंगे तो उस समय इस द्रव की सतह पर एक दाब एक्सर्टेड होगा, दैट प्रेशर, वो प्रेशर जो दाब लगेगा उस वाष्प के अणु के द्वारा, वो दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। और यहां पे एक ही द्रव है, शुद्ध है, किसी और इसमें ना तो कोई विलय मिलाया हुआ है ना किसी प्रकार का और द्रव मिलाया हुआ है, इसलिए यह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहलाएगा। तो डिफाइन कैसे करोगे कि जब साम्य अवस्था हो, निश्चित ताप हो, साम्य अवस्था हो, साम्य अवस्था मतलब संघनन की दर वाष्पन की दर के बराबर हो, उस समय वाष्प के अणु के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि निश्चित ताप पर साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था मतलब संघनन दर की दर वाष्पन की दर के बराबर हो, साम्य अवस्था पर वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर, जब द्रव अवस्था में लौटेंगे उस समय द्रव अवस्था में परिवर्तित होंगे, उस समय द्रव की सतह पर वाष्प के अणु द्वारा जितना दाब लगाया जाएगा वो दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। यहां पे मैंने सिर्फ एक ही प्रकार का द्रव लिया है जो कि शुद्ध द्रव है, इसलिए यह शुद्ध द्रव का वाष्प दाब पी नोड कहलाएगा। इज दैट क्लियर। ये तो है एक द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नोट। क्लियर। अब अगर इसमें कोई और दूसरा द्रव मिला दे और वो द्रव अविलेय हो, दूसरा वाला द्रव, तो उस समय इसके वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो द्रव विलयन का वाष्प दाब, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो ये द्रव का मतलब क्या है, दो द्रवों को आपस में मिलाया हुआ, जिसमें से एक द्रव जो है वो अवाष्पशील है। बात को समझना क्या है, यहां दोनों द्रव विलयनों का वाष्प दाब है, जिसमें से एक द्रव जो है वो अवाष्पशील विलय है और जो दूसरा द्रव है ये वाष्पशील है। यानी एक तो द्रव हो गया वाष्पशील और दूसरा द्रव हो गया अवाष्पशील, उन दोनों को आपस में मिला दिया, जिसकी वजह से वाष्प दाब कितना होगा और क्या प्रभाव पड़ेगा वाष्प दाब पर, और उस प्रोसेस को कहेंगे क्या, इसके बारे में अपन को इसमें बात करनी है। जैसे अभी आपने एक बात कही कि सर हमारे पास में एक द्रव है, ठीक, मैंने कहा कि ये द्रव एक बंद पात्र में है, आपने कहा ठीक, और ये यहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है और वाष्प के अणु के द्वारा सारा स्थान ग्रहण कर लिया गया है, और फिर उस समय वाष्प कुछ देर बाद में साम्य अवस्था आ जाती है। फिर उस साम्य अवस्था में वाष्प के अणु के द्वारा द्रव की सतह पर दाब लगाया जाता है, इस दाब को बोलते हैं वाष्प दाब। और यहाँ पे एक ही द्रव है जो कि शुद्ध है, इसलिए इसको P0 कह दिया, शुद्ध
विलायक का वाष्प दाब पी नोड या P0 कह दिया। लेकिन इस बार क्या है, आपके पास में एक ऐसा द्रव है, इस द्रव में द्रव ही मिलाया हुआ है, लेकिन जो दूसरा वाला द्रव है वो ये जैसे पहला प्रकार का द्रव है जो कि ये तो वाष्पशील है, लेकिन इसमें एक द्रव और ऐसा मिला दिया जो अवाष्पशील है। देखो मैंने ऐसे दूसरे वाले को दर्शा रहा हूं, ये दूसरे वाले द्रव को दर्शा रहा हूं, ये अवाष्पशील द्रव है, ये इसमें अवाष्पशील द्रव है। तो आप मुझे बताओ कि ये तो था एक दो द्रव है वाष्पशील और दूसरा वाला द्रव है अवाष्पशील, ठीक। अब यहां पे तो क्या हो रहा था, द्रव की सतह जो थी सिर्फ वाष्पशील अणुओं के द्वारा ही, वाष्पशील अणुओं की ही थी। लेकिन यहां पे क्या देख रहे हो आप कि वाष्पशील अणु द्रव के अणुओं के बीच बीच में ये अवाष्पशील द्रव के अणु आ गए, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाष्पशील अणु तो क्या होंगे, इस बंद पात्र में वाष्पित होंगे, लेकिन ये अवाष्पशील के अणु ये वाष्पित होंगे नहीं। तो एक तो वाष्पशील हो रहा है यानी वाष्पित हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा। चल कोई बात नहीं, तू दूसरा वाला मत हो, अवाष्पशील है। लेकिन ये एक और क्या कर रहा है कि ये बीच बीच में हो रहा है, ये वाष्पशील अणु कह रहे अरे भाई मेरे को वाष्पित होने दो, वाष्पित होने दो, यहां से वाष्पित होने दो। लेकिन एक बात बताओ, यहां तो पूरी सतह पर वाष्पित अणु, वाष्पित ही वाष्पित अणु थे, इस द्रव की सतह पर सारे अणु वाष्पशील थे, सब जितने भी अणु थे वो वाष्प में बदलने वाले थे। लेकिन यहां पे जितने भी अणु हैं वो क्या वाष्पशील अणु है या अवाष्पशील है, बीच बीच में, बीच बीच में द्रव की सतह पर क्या है, अवाष्पशील अणु है। तो आप बताओ क्या द्रव की सतह पर वाष्पशील अणुओं की संख्या पहले की बजाय कम हुई है या बढ़ी है, आप या उतनी ही है? आप कहोगे सर कम हुई है। क्या हुई है, कम हुई है। और कम हुई है तो बताओ उसी तापमान पर सतह पर वाष्पीकरण की क्रिया पहले से ज्यादा होगी या कम होगी? आप कह दोगे ओबियस बात है, जब सतह पर अवाष्पशील अणु भी है, वाष्पशील अणु भी है, तो वाष्पशील अणुओं की संख्या कम है तो वाष्प भी कम बनेगी। यहाँ पे का वाष्पित अणुओं की संख्या जो है, वाष्पित अणुओं की संख्या भी कम होगी, यानी उसमें कमी होगी। जबकि यहां वाष्पशील अणु जो होंगे यानी वाष्पित जो अणु होंगे वो क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे इस सतह के ऊपर। तो एक तो वाष्पीकरण की क्रिया इसमें ज्यादा होगी, इसमें वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी। तो जब मान लीजिए वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी तो उन वाष्प के अणुओं के द्वारा लगाया गया दाब भी क्या होगा, कम होगा। तो जब अवाष्पशील अणु बीच बीच में आ जाएंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी, जिसकी वजह से इस विलयन का, क्योंकि अब तो ये विलयन हो गया ना, दो द्रवों का मिश्रण है, द्रव में द्रव है, अब इस विलयन का जो वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब क्या प्राप्त होगा, आपको कम प्राप्त होगा। इसको आप P से प्रदर्शित कर दो, या P सॉल्यूशन है तो PS भी दर्शा सकते हो, P या क्या दर्शा सकते हो, PS, P सॉल्यूशन है तो। अब आप कह दोगे सर इसका वाष्प दाब हो गया कम, तो ज्यादा किसका था, शुद्ध विलायक का, और अब कम किसका है, विलयन का। क्यों कम है, क्योंकि सर इसमें अवाष्पशील अणु है। अवाष्पशील अणुओं की वजह से क्यों कम हुआ, क्योंकि वो सतह पर क्या हो गए, बीच बीच में आ गए। सतह पर बीच बीच में आ जाने से क्या हुआ, वाष्पीकरण कम हुआ। वाष्पीकरण कम होने से क्या हुआ, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब भी कम हुआ। तो वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी आ गई। वाष्प दाब में कमी आ गई, इसलिए हमने कह दिया कि इस विलयन का वाष्प दाब कम है। और एक बात और, वाष्प दाब एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक सतही घटना है। मतलब वाष्पीकरण होती है ना, तो यूं नहीं होता कि यहां से अणु उठ करके जाएगा और यहां वाष्प में बदलेगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है सतह पर। जैसे आप कह दोगे कि ये सतह गिल्ली हो गई यहां से, तो वाष्प के अणु होंगे वो सतह से उठ करके जाएंगे। आपने एक गिलास में पानी भर रखा है, तो अगर इस गिलास में पानी भर रखा है तो सतह वाले अणु जो होंगे वो वाष्पित होते हैं, ये नहीं होते यहां से उठ करके बाहर जाएंगे,
ये तो तब होगा जब आप क्वथनांक की बात करेंगे, जब आप किसी पदार्थ को गर्म करेंगे। जब आप किसी पदार्थ को गर्म करते हैं ना, तब अगर वो क्वथनांक से ऊपर उसमें उसको तापमान दे दिया, तो फिर वो ये यहां से अणु उबल करके उड़ करके और वाष्प में परिवर्तित होंगे। तो वो कब होगा? जब क्वथनांक से ऊपर तापमान देगा। वाष्पीकरण की क्रिया तो सामान्य कमरे के तापमान पर भी होती है, ये भी एक ध्यान में रखना है। तो क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया सतही घटना है। वाष्प द्रव के अणु सतह से उठ करके, द्रव की सतह से उठ करके वाष्प में बदलते जाते हैं। तभी तो हम देखते हैं कि हम जब गीले कपड़े होते हैं उनको अपन क्या करते हैं कि अपन सुखाते हैं, तो क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ करके फिर वाष्प में बदलते हैं, या कमरे में सुखाने से या बाहर नॉर्मल वातावरण का जो तापमान होता है उस तापमान पर भी वाष्पीकरण होकर के कपड़ा सूख जाता है? बिल्कुल सही, नॉर्मल तापमान पर भी ही कपड़ा क्या होता है? सूख जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वाष्पीकरण की क्रिया कमरे के तापमान पर भी हो सकती है। यानी वाष्प द्रव का वाष्प में बदलने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको क्वथनांक जितना तापमान दे, वो क्वथन है, वो उबलने की प्रक्रिया है, वो उबल करके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है, वो वाष्पीकरण नहीं है, वो क्वथन की क्रिया है। उसे क्वथन बोलते हैं, उसे उबलना बोलते हैं। समझ रहे हो कि बात को? इसीलिए तो कपड़ा जो होता है वो जब सूखता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होते होते वो कपड़ा अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाकर के सूखता तब तक तो गर्म हो जाता। हो सकता है कुछ सूती कपड़े हो वो जलने लग जाए, या कुछ उनका कलर फेड हो जाए, कुछ ऐसा होने चालू हो जाए, कुछ और प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाए। लेकिन हम देखते हैं ना कि कपड़े को कम तापमान पर भी कपड़ा जो है वो सूखने लगता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वाष्पीकरण और क्वथनांक दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। क्वथन अलग प्रक्रिया है, वो क्वथनांक पर होती है, वो जल के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ऊपर तापमान देते हो तब जाकर के होती है। और वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो एक सतही घटना है जो कि एक कमरे के तापमान पर भी पॉसिबल है, यानी कि कम तापमान पर भी हो जाता है। और एक बात और, ये जो पृष्ठीय घटनाएं होती है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। आप सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा करोगे वाष्पीकरण की क्रिया उतनी ज्यादा होगी। आपने व्यवहार में भी देखा होगा, कपड़े को हम ऐसे धो करके निचोड़ करके यूं ही छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं ना, कई बार कुछ कपड़े छोड़ते हैं अपन यूं ही छोड़ देते हैं। और जब हम शाम को स्कूल से या कहीं से ऑफिस से बाहर से जाकर के देख के आते हैं तो वो कपड़ा कम सूखा हुआ मिलता है, थोड़ा थोड़ा गीला रहता है। और अगर उसी कपड़े को अगर अपन निचोड़ करके अगर ऐसे फैला करके सुखा के आए तो अपन देखते हैं अपने को कुछ समय बाद में या शाम तक अपन जब भी उस कपड़े से दोबारा मिलते हैं तो अपन देखते हैं वो सूखा हुआ मिलता है। उसका कारण क्या था? अगर आपने कपड़े को धोया, निचोड़ा और ऐसे ही रख दिया तो उसका क्षेत्रफल कम था सतह का। और अगर आपने कपड़े को धोया, निचोड़ा और यूं फैला दिया तो सतह का क्या हो गया? क्षेत्रफल बढ़ गया। और क्षेत्रफल जितना ज्यादा बढ़ेगा, इकाई क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या कम होगी, क्षेत्रफल कम होगा। यानी वही ऐसे ही निचोड़ करके ऐसे करके रख दिया तो इकाई आयतन में जल के अणुओं की ज्यादा संख्या होगी, जिसकी वजह से वाष्पीकरण की क्रिया भी कम होगी, क्षेत्रफल ही कम हो गया। तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, कपड़े को जितना फैलाते हैं उतनी ज्यादा को कपड़ा जल्दी सूख जाता है। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि वाष्पीकरण की क्रिया क्षेत्रफल की एक पृष्ठ पर होने वाली घटना है, और पृष्ठ पर होने वाली घटनाएं जितनी भी होती है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल जितना होगा प्रक्रिया उतनी ज्यादा होगी, इसलिए वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा हो जाती है अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दोगे। तो बात समझ में आई होगी आपके। तो मैं आपसे ये पूछूं आपसे कि बताओ विलयन का वाष्प दाब ज्यादा है या विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है? तो अंदर से आवाज आएगी कि सर विलयन का वाष्प दाब कम है क्योंकि उसमें अवाष्पशील विलय है जो बीच बीच में आ रहा है, विलायक का ज्यादा है। तो अब मैं कंपैरिजन पूछूं आपसे कि कितना कम है, तो आप बोलोगे जितना कम है शुद्ध विलायक से इसका वाष्प दाब विलयन का, वो वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में डिप्रेशन, जिसका मतलब होता है कमी, वाष्प दाब में कमी। तो आप बोलेंगे कि वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन, अवनमन का मतलब कमी, वाष्प दाब में कमी कितनी होगी? तो आप क्या कहोगे? ज्यादा किसका है? शुद्ध विलय का, जिसको पी से व्यक्त किया है। विलयन का कितना लिखा आपने? आपने लिखा पी या पीएस लिखा है, ठीक। इस शुद्ध विलय के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे तो जितना फर्क है दोनों में,
जितनी कमी आई है वो कमी अपने को प्राप्त हो जाएगी। इसे बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अब इसको डिफाइन भी कर सकते हो आप। डिफाइन ऐसे कर सकते हो कि शुद्ध विलायक से का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब में हम देखते हैं कि विलयन का वाष्प दाब जो है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। वाष्प दाब में हुई इस कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो आप बोल दो एक ही है, वो एक ही है जिसकी वजह से हुआ है। कौन? अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय मिला देने से ऐसा हुआ। और यहां पे अवाष्पशील विलेय मिलाया है, वो मैंने कहा है कि द्रव अवस्था में। आर यू गेटिंग दिस गाइस? तो ये अपन एक कह सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे राउल के नियम, जो इनके बीच में रिलेशन क्रिएट करते हैं। वाष्प दाब में कितनी कमी हुई है उसको कैलकुलेट करता है, अपेक्षिक अवनमन के बारे में बात करते हैं, और वो अपन उसको राउल के नियम में पढ़ते हैं। तो इसके बाद में किसकी बारी है? राउल के नियम की, जिसके बारे में अपन बात करते हैं, वो अगले लेक्चर में करेंगे। ओके गाइस।